हाय गाइस, वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। और आज हम चाइनीज इंक में फिर से काम करेंगे ब्राउन पेपर पे और एक पोर्ट्रेट बनाएंगे। सो लेट्स गो। सो गाइस, आज फिर से मैं ब्राउन पेपर पर ड्राइंग कर रहा हूँ पोर्ट्रेट, और वाटर सोल्यूबल पेंसिल स्टेडलर की। और आज हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं। एक इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, ओंगिया उनका नाम है। और वो हमेशा चीज़ों की एंग्री रिएक्शन देते हैं। मतलब हमेशा उनका फेस सोशल मीडिया पे एकदम एंगर में रहता है। तो मैंने देखा उनकी काफ़ी वीडियोस जिसमें वो आर्टिस्ट ने, उनके काफ़ी आर्टिस्टों ने बहुत सारे स्टाइलों में उनके पोर्ट्रेट बनाए हैं। और उसमें उसको देखकर उनके रिएक्शंस काफ़ी एंग्री रिएक्शन, और यू आर गॉर्जियस जो उनका फेवरेट डायलॉग। और काफ़ी पॉजिटिव इंसान है, काफ़ी लोगों को पॉजिटिव सपोर्ट दे रहे हैं और काफ़ी पॉजिटिव उनको मोटिवेट कर रहे हैं पॉजिटिव रहने के लिए पूरे दिन में। और तो इसलिए मैंने भी सोचा चलो हम भी अपने स्टाइल में उनका एक पोर्ट्रेट बना देते हैं। तो अभी आईज़ पे काम कर रहा हूँ मैं। और ड्राइंग वही, इसमें मैंने थोड़ा सा ड्राइंग वाला जो पार्ट है वो ज़्यादा शेयर किया है, जिसमें मैंने एक हल्की सी आउटलाइन की है एक बेसिक फॉर्म देने के लिए फेस की। और उसके बाद अब मैं अंदर के जो फीचर्स हैं, आइज़ कर लिया, नोज़ की एक लाइन, आईब्रो, और नोज़ को थोड़ा और मैं अभी उसकी डिटेल दूंगा। तो और इसमें पोर्ट्रेट बनाते हुए, अब क्योंकि मैं तो बहुत टाइम से बना रहा हूँ, तो काफ़ी मेजरमेंट्स मैं सिर्फ देख कर ही कर लेता हूँ। उसमें मुझे नापने की ज़रूरत नहीं पड़ती किसी भी तरीके से। तो मैं आँखों से ही देख के एक वो एक्सपीरियंस की वजह से कर लेता हूँ। बाकी अगर शुरू में आपको कोई प्रॉब्लम होती है पोर्ट्रेट बनाने में, फीचर्स को समझने में, तो आप उसको मेजर कर सकते हो पेंसिल के साथ। कि अगर आपने समझो एक आँख को मेजर कर लिया है तो उसके कंपैरेटिवली बाकी चीज़ों का क्या साइज़ है, बाकी चीज़ें कितनी दूर है, दोनों आँखों में कितना डिस्टेंस है, आँख और नोज़ के बीच में नोज़ की कितनी लेंथ है, लिप्स की कितनी चौड़ाई है ना, फॉरहेड, नोज़ और फॉरहेड के बीच में क्या डिस्टेंस है, लोअर लिप और चिन के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो वो सारी चीज़ें आप मेजर कर कर के आप अपना पोर्ट्रेट को डेवलप कर सकते हो। अभी तो फ़िलहाल मैं फ्री हैंड ही कर रहा हूँ बिना मेजर किए, जैसे भी हो रहा है। और अभी चिन में, लिप्स लिप्स को भी ऐसे बहुत लोग मतलब काफ़ी आर्टिस्ट और यंगस्टर जो नए आर्ट शुरू करते हैं उनको लिप्स बनाने काफ़ी मुश्किल लगते हैं। और इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है अगर आपको टेक्निक पता है, आप अगर आपको उनकी एनाटॉमी पता है, कैसे किस फॉर्म में वो होते हैं, उनका क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, तो इट्स इजी। और मैं फिर से कहूँगा कि आप चीज़ों को ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स में डिवाइड कर दीजिए बजाय कि उनको ऑर्गेनिक में रखने के। ज्योमेट्रिकल में आपको बनाने में आसानी होगी, आप उनको ईज़िली समझ सकते हो और बना सकते हो। तो वैसे आप कर सकते हो। बाकी जो भी जिससे भी आप रेफरेंस लेते हो, चाहे वो नेचर है, चाहे वो कोई आपके सामने कोई चीज़ पड़ी है, या किसी फ़ोटो से आप बना रहे हो, तो आपको कंटिन्यूसली अपने रेफरेंस को देखते रहना होता है। मतलब ऐसा होना चाहिए कि आप रेफरेंस ज़्यादा देख रहे हो और बना कम रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, कि आप कैसे उसको ऑब्ज़र्व कर रहे हो और कैसे उसको आपका हाई हैंड आई कोऑर्डिनेशन, कैसे आप उसको ड्रॉ कर रहे हो।
बाकी अगर आपको लगता है कि कोई आपको लाइन गलत लग गई है, वो ठीक नहीं है लाइन, उससे वो जो लाइकनेस है वो नहीं आ रही है, तो आप उसके साथ दूसरी लाइन लगा दीजिए जो आपको लगे कि ठीक लाइन है। बाकी ज़रूरत नहीं है बाकी लाइंस को मिटाने की, पर हाँ अगर आप मिटाना चाहो तो बाद में मिटा सकते हो, पर पहले आप लाइंस लगाते जाइए। जो लाइन आपको ठीक लग रही है वो लाइन लगाइए, जिससे एक वो कैरेक्टर आना शुरू हो जाए। अगर आप बार बार इरेज करोगे फिर लगाओगे फिर इरेज करोगे, तो उससे एक तो आपका फ्लो भी टूटेगा और आपकी ऑब्जर्वेशन भी थोड़ी कम होगी, क्योंकि आपने समझो गलत लाइन लगा दी, फिर उसके साथ एक सही लाइन लगा रहे, दो सही लाइन लगाई, तीन सही लाइन लगाई, फिर गलत लगाई, तो सभी लाइंस आपके सामने हैं, आप सभी लाइंस को एक बार में देख पा रहे हो। तो उससे फिर ये प्रोसेस ऐसा हो जाता है कि जैसे आप स्कल्पचर बना रहे हो मिट्टी से, कि आप मिट्टी लगा रहे हो, थोड़ी और लगाई, अब थोड़ा सा अच्छा आया, और लगाई, थोड़ी सी ज़्यादा लग गई, थोड़ी कम की, फिर ऐसी सेम इसमें ड्राइंग में लाइंस का है कि आपने एक लाइन लगाई गलत लग गई, फिर दूसरी उसके साथ ठीक लाइन लगाई, फिर उसको थोड़ा और छोटा किया, बड़ा किया। तो ये ऐड और सब्ट्रैक्ट, ऐड ऐड सब्ट्रैक्ट, ये प्रोसेस जो है ये बहुत प्लेफुल है और लर्निंग है। इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जब आप इस प्रोसेस से काम करेंगे। और कंटिन्यूस प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है कि आपको उसमें करते रहना है। और पेंसिल जब भी आप चलाइए तो उसमें कोशिश कीजिए कि आपका जो प्रेशर है वो सेम ना रहे, प्रेशर में भी आप वेरिएशन देते रहिए, कम ज़्यादा। अब मैं इसमें इंक से फिल कर रहा हूँ, पहले मैं मतलब पानी है, इंक कम है, तो इसमें भी मैं ऐसे लेयर्स में काम करूँगा। समझ लीजिए वही सेम प्रोसेस की जैसे हम मिट्टी लगा रहे हैं, और मिट्टी लगा लगा के एक स्ट्रोक लगाया, दूसरा लगाया, तीसरा लगाया, उसके साथ हम धीरे धीरे फेस को डेवलप करने की कोशिश करेंगे। जहाँ पर मुझे लग रहा है कि डार्क है, पहले मैं वहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जैसे नोज़ के पास का एरिया, आँखों के पास का एरिया, जहाँ पे काफ़ी शेडो है, क्योंकि लाइट थोड़ा सा सामने से और ऊपर से आ रही है, तो उसकी वजह से वहाँ पर शेडो है। नोज़ में मैं अब हल्की राउंडनेस ला रहा हूँ धीरे धीरे। मतलब इसमें कोई जल्दी की ज़रूरत नहीं है, ये पूरा वीडियो भी आराम से मैंने प्रोसेस को दिखाया है, बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा जंप है, पर मैंने प्रोसेस को थोड़ा धीरे करके आराम से दिखाया है इसमें, स्ट्रोक बाय स्ट्रोक। अब जैसे मैं सिर्फ सिंपल जहाँ मुझे शेडोज़ दिख रही हैं, लग रहा है थोड़ा डार्क है, तो मैं वहाँ पर बस स्ट्रोक्स लगा रहा हूँ। और इस क्योंकि ये पेपर ऐसा है कि इसमें पानी इसमें रह नहीं सकता, ये पानी को साथ के साथ सोख रहा है, क्योंकि बहुत पतला पेपर है, तो इसलिए इस पूरी पोर्ट्रेट में कहीं पर भी मिक्सिंग नहीं की है मैंने, कि थोड़ा लगा दिया फिर उसके साथ मिक्स कर दिया। सभी स्ट्रोक्स इंडिविजुअल हैं, मैं बस स्ट्रोक्स लगाई जा रहा हूँ जहाँ पे मुझे लग रहा है। और लाइट टू डार्क धीरे धीरे मैं उसको डार्क करूँगा। अभी पहले थोड़ा सा एक बेसिक फॉर्म देके, उसके बाद मैं लेयर बाय लेयर, लेयर बाय लेयर, क्योंकि ये जो पेपर है ये पहले से ही ब्राउन है, तो हमें एक बेस मीडियम टोन मिल गई है कि ये मिडल टोन है, तो उसके बाद हमें सिर्फ डार्क टोन इंट्रोड्यूस करनी है और लाइट टोन। हालांकि उनके बीच की भी बहुत सारी टोन्स हैं इसमें, शेड्स हैं, तो फिर भी हमें थोड़ा सा हेल्पफुल हो जाता है जब हमें एक बेस टोन मिल जाए, मिडल टोन मिल जाए। और मैं और धीरे धीरे आँखों के पास का एरिया डार्क कर रहा हूँ। और ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको कोई पर्टिकुलर एरिया ही सबसे पहले करना है, मतलब मैं प्रेफर करता हूँ कि जो डार्क पार्ट है वो करूँ। बाकी आपको, हाँ मतलब आपको ये चीज़ देखनी होगी कि जैसे शुरू तो लाइट से ही करना है, पर जो डार्क पार्ट होता है उसमें मतलब मिडल टोन भी होती है, मिडल से थोड़ी ऊपर भी होती है, हाईलाइट के अलावा पूरी सारी टोन्स होती हैं। तो आप जो डार्क शेडो वाला पार्ट है उसको आप पहले एक मिडल टोन दे दीजिए, मिडल से थोड़ी सी ऊपर की टोन, फिर उसको धीरे धीरे डार्क कीजिए, क्योंकि बाकी एरिया में तो आपको एक टोन के ऊपर जाना नहीं है, वो हाईलाइट तो बाद की बात है। पहले आपने अपनी शेडोज़ और मिड टोन के नीचे वाला और सारा क्रिएट करना है।
जैसे अगर मैं चाहूँ तो इसमें हाईलाइट देने के लिए वाइट कलर यूज़ करूँगा, पर वो बाद की बात है, बिल्कुल जब मैं एंड में जब हो जाएगा तो उसके बाद। अभी मैं सिर्फ शेडो और उसके थोड़ा सा ऊपर की टोन्स की पे ही काम कर रहा हूँ। अब जैसे आप देख रहे हैं धीरे धीरे वो चीज़ आ रही है ना, एक राउंडनेस आ रही है, चीज़ें राउंड हैं। और कहीं ना कहीं मतलब अगर आप इसको देखते रहेंगे तो आपको एक क्ले वाला फीलिंग भी आएगी कि जैसे मिट्टी से मिट्टी लगी हुई है, मिट्टी की लेयर्स लगी हुई हैं। ये चीज़ जितना आप वैल्यूज़ को स्टडी करोगे, जितना आप मोनोटोन कलर में पेंटिंग करोगे, एक ही कलर से उसकी टोन्स और शेड्स लेके आओगे, उतना आपकी ये चीज़ रिफ़ाइन होगी। आपको वैल्यूज़ को देखने का एक विज़न बनेगा आपका। बाद में फिर आप जब कलर में जाओगे तो आपको इतनी मुश्किल नहीं होगी उस चीज़ में। अब जैसे ही आप देख रहे हैं कि मैं बहुत धीरे धीरे काम कर रहा हूँ, बिल्कुल रेफरेंस को देखकर, उसको समझकर। और जैसे जैसे आपकी आंखें ट्रेन होंगी चीज़ों को देखने के लिए, ऑब्जर्वेशन आपकी इम्प्रूव होगी, वैसे वैसे आपको ज़्यादा वेरिएशंस आपके रेफरेंस में दिखनी शुरू होंगी, जो जो अनट्रेंड आई है उसको नहीं दिखेंगी, जब वो स्पेशली जब वो पेंटिंग करेंगे या बनाएंगे। अब क्योंकि बालों में इतनी ज़्यादा वो वेरिएशन नहीं है, ऑलमोस्ट बहुत डार्क बाल हैं और उसमें कुछ कुछ ग्रे एरियाज़ हैं, हाईलाइट हल्की हल्की, तो इसलिए मैं बालों को डायरेक्ट ही डार्क कलर कर रहा हूँ। और एक चीज़ और इसमें इस पेपर में कि जब जैसे मैं कलर कर रहा हूँ तो शुरू में आपको डार्क लगेगा जब ये गीला होगा इंक, लेकिन जैसे जैसे वो सूखने लगेगी तो वो कलर भी हल्का पड़ने लग जाएगा। इस पेपर की एक और ख़ास बात मुझे ये लगी, एक्चुअल में ये पेपर बना ड्राइंग के लिए नहीं है, ये पेपर है जो हम बुक्स और नोटबुक्स पर कवर चढ़ाते हैं, वो पेपर है। तो इसकी एक ख़ास बात ये है कि इसकी बैक साइड पर एक हल्की सी प्लास्टिक की कोटिंग है। तो उससे क्या होता है कि जब मैं ये यूज़ कर रहा हूँ तो वो प्लास्टिक की कोटिंग पेपर को पकड़ के रख रही है, पेपर फट नहीं रहा है। अगर इसकी जगह कोई और नॉर्मल पेपर होता तो वो अभी मुड़ने लग जाता या फट जाता या ऐसा कुछ हो जाता। इस पेपर की ये ख़ास बात है, हालांकि इसका पर्पस कुछ और है, पर ये इस पर्पस में बहुत अच्छा यूज़ हो रहा है, सीखने के लिए बहुत अच्छा है। अब देख रहे हैं जैसे आपकी जहाँ मैंने कलर कर भी दिया था वो भी अब लाइट हो गया है, तो मैं फिर से डार्क की बीच में डार्क टोन, डार्क की शेड इंट्रोड्यूस करी जा रहा हूँ। और ये ब्रश भी अच्छा ब्रश है, नेचुरल हेयर ब्रश है, काफ़ी लंबा ब्रश है। इसको मैं काफ़ी दूर से भी कर सकता हूँ, अगर मुझे दूर से देखना है आर्ट वर्क को कि कैसा हो रहा है, कहाँ पे कौन सा स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत है, तो वो चीज़ कर पा रहा हूँ। यहाँ पे मैंने ब्रश चेंज किया है, थोड़ा पतला ब्रश, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा अब डिटेल्स पे काम करूँगा, आँखों पर और जहाँ पर भी थोड़ा डार्क डिटेल्स हैं, क्योंकि एक बेसिक स्ट्रक्चर तो मुझे मिल गया है पूरे वर्क में, तो अब मैं धीरे धीरे और डिटेल्स में जा रहा हूँ। सेम इस पोर्ट्रेट में आईज़ काफ़ी इम्पोर्टेंट फीचर हैं,
एक्सप्रेसिव आईज हैं, एक एंग्री फेस। एंग्री फेस में हमेशा, अगर आप इंसानों में तो होता ही है, अगर आप जानवरों में भी देखें तो जब किसी को गुस्सा चढ़ता है तो फेस की जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होने लग जाती हैं, नॉस्ट्रिल्स बढ़ जाती हैं, खुल जाती हैं, क्योंकि बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए होता है। और आपकी जो आइज़ हैं वो थोड़ी छोटी हो जाती हैं, थोड़ी सी बंद हो जाती हैं। उसके पीछे भी कोई काफ़ी बायोलॉजिकल रीजंस हैं, क्योंकि जब आंखें थोड़ी छोटी होती हैं तो वो ध्यान से कंसंट्रेट कर पाती हैं। अगर जब आप उनको हल्का सा स्क्वीज़ कर देते हो तो वो कंसंट्रेट अच्छी तरह से कर पाती हैं। ऊपर से उसमें कुछ जा नहीं सकता है, जैसे कोई मिट्टी हो गई, या फिर अगर कोई आपको कोई हर्ट भी करना चाहता है तो आपकी आंखें क्योंकि इतनी वाइटल हैं तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए आँखों को, तो इसलिए आँखें हल्की सी बंद हो जाती हैं। आपकी नॉस्ट्रिल्स बढ़ जाती हैं क्योंकि आपकी बॉडी को ऑक्सीजन चाहिए। फिर उसके बाद आपकी जो लिप्स है, जॉ है, वो काफ़ी टेंस हो जाता है। उसके अलावा आपका जो आईब्रोज़ और नोज़ के पास का एरिया है वो भी बहुत ज़्यादा टेंस हो जाता है, क्योंकि आपकी बॉडी तैयार होती है। जब आप एंग्री होते हो तो आपकी बॉडी तैयार होती है, एक आप समझ लीजिए एक खतरे के लिए, या फिर किसी को फेस करने के लिए, खुद को सरवाइव करने के लिए। तो पूरी बॉडी आपकी प्रिपेयर हो जाती है उस टाइम, मसल्स कंट्रैक्ट होकर। तो ये चीज़ें भी थोड़ी काम आ जाती हैं, अगर आप इसको इन चीज़ों की थोड़ी नॉलेज है तो वो अच्छा है एक आर्टिस्ट के लिए, स्पेशली अगर आप पोर्ट्रेट बनाते हैं। बाकी बॉडी लैंग्वेज भी है ही, और पोर्ट्रेट में भी ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ये कुछ मैं स्ट्रोक्स सिर्फ इम्प्रेशन देने के लिए कपड़ों का क्योंकि वही से मुझे अभी कपड़ों पे इतना ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मेरे लिए वो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट सिर्फ फेस है, और फेस में भी आईज़ पे काफ़ी फोकस दिया है मैंने। अब मैं हल्का सा वाइट इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ इसमें हाइलाइट्स के लिए, ज़्यादा नहीं। और वाइट में वाटर कलर यूज़ कर रहा हूँ, एक्रेलिक नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि एक्रेलिक मुझे लग रहा है कि कुछ ज़्यादा वाइट हो जाएगा। इसलिए वाटर कलर की एक ट्रांसपेरेंसी है जो, वो चीज़ मेरे लिए यहाँ पर हेल्पफुल होगी। मैं सिर्फ वहीं पर हाईलाइट दे रहा हूँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है। फॉरहेड, नोज़, लिप, लोअर लिप स्पेशली, लोअर लिप पे काफ़ी लाइट आती है क्योंकि ये सारे एरियाज़ एक्सपोज होते हैं लाइट की तरफ, उभरे हुए होते हैं हमारे फेस में। काफ़ी क्लोज़ आ गए हैं हम कंप्लीशन के। बस कहीं कहीं जहाँ मुझे लग रहा है कि हल्के हल्के स्ट्रोक लगाने की ज़रूरत है, फाइनल स्ट्रोक्स, वो मैं लगा रहा हूँ। आप भी ज़रूर कोशिश कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा इस मीडियम में काम करने का। काफ़ी एंटरटेनिंग है, मज़ा आएगा आपको, और प्रोसेस पूरा लेयर बाय लेयर। बस ऑलमोस्ट डन, मैं यहीं छोड़ूंगा इसको। तो ये रहा फाइनल वर्क, पोर्ट्रेट ऑफ ओन्या,
एंग्री रिएक्शन। और अगर आपको अच्छा लगा ब्लॉग तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब करना, और कीप सपोर्टिंग, कीप फॉलोइंग। फिर मिलते हैं कल नए आर्टवर्क के साथ, नए पोर्ट्रेट के साथ, और कुछ भी, एनीथिंग। चलो, गुड नाइट, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, बाय।